अब बेलारस के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेलारस के वीज़े एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक तरीका है जिससे बेलारस को विजिट किया जा सकता है वीज़ा फ्री। ये मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वही बात करूंगा जिससे मुझे ट्रैवल करना है। मुझे लगता है मैं बेकारी में टेंशन ले रहा था कि यार दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, तो अब मैं कैसे ट्रैवल करूँगा। सैटरडे को मेरी फ़्लाइट है, मतलब हाँ मैं मुझे सैटरडे को जाना होगा तो ट्रेन लेनी है। तो अगर वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा तो ये सब कैसे काम आएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ आ गई है मतलब दिल्ली से, क्योंकि केसेस का जो लोड है वो कम हो गए हैं केसेस अब। तो अब ऐसा है ना कि वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने यहाँ शायद अभी चल रहा है नाइट का कर्फ्यू चलेगा वहाँ भी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है क्योंकि दिन में ही सब मुझे मैं बहुत कंसर्न था पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भाई कंसर्न जो है वो दूर हो गया है। तो अभी मैं एक्चुअली सो के उठा हूँ, मैं कुछ नहीं किया अभी। तो ये मेरी लास्ट रात है यहाँ पे मेरे घर पे, और मुदुलने से पहले फटाफट बेलारूस वीज़े को भी क्विकली डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इस पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा फॉर इंडियंस। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा नहीं है, ये एक्चुअली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी बताऊँगा कैसे, क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रिप्स को प्लान करना शुरू किया आगे तो मुझे फिर दिक्कत होने लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा। एक्चुअली जो रशिया है वो एक बहुत बड़ा पैच है, लेकिन उसका एक अलग मतलब उसकी टेरिटरी है कैलिनिनग्राड। पहले वो यूएसएसआर के टाइम में वो सब साथ में थे, लेकिन बीच में जो कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट और सब घोषित कर दिया, मतलब यूएसएसआर का हिस्सा वो नहीं रहे, तो उसकी वजह से अब आज की तारीख में कैलिनिनग्राड और रशिया के बीच में कई सारे देश आ गए हैं। लेट्स से बेलारस आ गया है, बहुत सारे देश हैं। तो उसके बीच में जो है मतलब मैं फ़्लाई भी कर सकता हूँ, फ़्लाई करना इजी है वो, तो अगर रशिया का वीज़ा है तो फ़्लाई कर सकते हैं कैलिनिनग्राड में। लेकिन अगर मुझे ट्रेन लेनी है, बहुत फैंटास्टिक वहाँ पर ट्रेन चलती है संडे, मतलब संडे नहीं वीकली ट्रेन चलती है, मुझे पता नहीं कब चलती, देखी थी मैंने। मुझे वो ट्रेन लेनी है, तो अभी मैं वो ट्रेन ले कैसे सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा नियम पढ़े तो उसमें पता चला कि भाई मुझे पास बीच में जो देश हैं उनके भी वीज़ाज होने चाहिए। पहला देश बेलारस आ जाता है। अब बेलारस के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेलारस के वीज़े एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक तरीका है जिससे बेलारस को विजिट किया जा सकता है वीज़ा फ्री, हम लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो वीज़ा भाई वही है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वही बात करूंगा जिससे मुझे ट्रैवल करना है। मैंने अपनी ट्रिप्स प्लान की हैं, लास्ट एक दिन बचा हुआ है, मुझे अपनी फ़्लाइट लेनी है और वीकेंड कर्फ्यू भी हट गया। लेकिन मैं चलो इसके बारे में बात कर लूँ बेलारस वीज़ा के लिए। तो मैं शेंगन वीज़ा लेकर पहली स्टैम्प वहाँ किसी भी कंट्री में लगा के उसके बाद मैं बेलारस चला जाऊँगा। अब दिक्कत ये है कि उस वीज़े से मैंने पहले सोचा था कि रशिया चला जाऊँ, रशिया के बाद बेलारस चला जाऊँ। तो ये चीज़ अजीब सा है कि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि मैं रशिया से बेलारस नहीं जा सकता। अजीब सी ये कंडीशन है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि उधर से रूट सही बन रहा है, अभी नहीं जाएंगे उधर से तो किसी तीसरे कंट्री से मुझे ट्रांजिट लेना पड़ेगा। लेट्स से पोलैंड से ले लिया कि वो बॉर्डर शेयर करते हैं, या मैं ऊपर से लिथुआनिया से ले लिया, लाटविया से आते हुए। वो भी देखते हैं अभी कि क्या करेंगे। तो अभी मुझे कैसे ट्रैवल करना है उसके मैं बता दूं, और वही सबसे ईजीएस्ट तरीका है, और कोई तरीके में बहुत ज़्यादा खर्चा है और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। सबसे पहली बात, इन्विटेशन लेटर बेलारस का सबसे अजीब है दुनिया में। मतलब मुझे तो इन्विटेशन लेटर्स ही नहीं समझ में आते हैं, लेकिन इन्विटेशन लेटर का अगर मतलब लेना भी है तो रशिया जैसा भाई सिंपल इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। रशिया का इन्विटेशन लेटर बहुत सिंपल है, मैंने लिया है। मतलब है उसमें फीस पड़ जाती है 1500 के आसपास, लेकिन कभी कभी थोड़े ज़्यादा भी पड़ जाती है जब एक्सचेंज रेट मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। यूएस डॉलर में फ़ीस पड़ती है, शायद मेरे 20 यूएस डॉलर पड़ी थी, तो 1500 के आसपास बनता है, भले थोड़ा सा 20-30 रुपये ज़्यादा हों। और लेकिन बेलारस वीज़ा के साथ जो इन्विटेशन लेटर चाहिए, मतलब जो मैं तरीका अपनाऊँगा उसमें नहीं चाहिए, लेकिन और कोई अगर तरीके से वो बहुत स्ट्रिक्टली 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा देते हैं, उसके साथ साथ इन्विटेशन लेटर। वो इन्विटेशन लेटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो इन्विटेशन लेटर बहुत महंगा है, ठीक है। दूसरी बात, इन्विटेशन लेटर हर एक दिन का लेना पड़ता है, तो अब जितने भी नंबर ऑफ डेज़ वहाँ रहना है
तो उसका इन्विटेशन लेटर अपने आप में बहुत कॉस्टली हो गया। लेट्स से कि 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है, तो 30 डेज़ का इन्विटेशन लेटर लेने के लिए आपके पास लगभग 1 लाख रुपए होने चाहिए, रफली स्पीकिंग। तो ये अगर 3,000 रुपये का है, 90,000 का हुआ, लेकिन आप रफली इसको कंसीडर करिए 1 लाख रुपीज़, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रहेगा अदरवाइज। तो एक तो ये इन्विटेशन लेटर का पंगा हो गया। ऊपर से आप किस होटल में रुकेंगे वो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट की कोई एजेंसी के साथ। ऊपर से आपका 5 दिन से ज़्यादा अगर वहाँ पर स्टे हो रहा है तो वो रजिस्टर कराओ। अभी रशिया में भी रूल है, लेकिन वो ज़्यादा इसको एनफोर्स नहीं कराते हैं कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जैसे उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, वो रजिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो चलो इसकी कोई इशू नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये यार इन्विटेशन लेटर का बड़ा पंगा रहता है। तो मैं तो मतलब डबल एंट्री या मल्टी एंट्री शेंगन वीज़ा लेने के बाद उसमें एक एंट्री, अरे हाँ, ये एक अलग कंडीशन है, मतलब कि आपके पास शेंगन वीज़ा है। अच्छा, वो ये सब करते क्यों है? बेलारूस ये सब इसलिए करता है कि उसकी टेरिटरी को कोई भी देश, किसी भी देश का कोई नागरिक ऐसे ना यूज़ कर पाए जैसे जंप करने के लिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में सब लफंगों को यूरोप में घुसना है, ठीक है ना। समहाउ वो कुछ ना कुछ करके वो, तो ऐसे है इलाके के जो थोड़े से सस्ते इलाके हैं, लेट्स से कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बेलारूस में इतना ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है जैसे यूरोप के जो शानदार देश हैं, जैसे जर्मनी हो गया ना, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम। तो ये इन देशों की तरह बेलारूस का हिसाब किताब नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी ये सब करते हैं। आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के सब लोग ये घुसा करते हैं। अभी ये एक चीज़ गलत है, जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, चाहे मेरे देश का हो चाहे जिस भी देश का हो। इसमें हम लोगों को, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, सीरियसली बहुत दिक्कत। हम ही लोगों के ऊपर सारे पासपोर्ट चेक्स हो जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। अभी मेरे साथ होगा, जैसे ही मैं रशिया में उतरूँगा, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो कुछ खास है नहीं कहीं भी, उनकी बेलारूस की अपनी वेबसाइट पे नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग वहीं पे मेंशन्ड है। तो अभी मैं शेंगन वीज़ा लेने वाला हूँ, डबल एंट्री या मल्टी एंट्री। और उसमें भी एक पंगा है कि वहाँ पे किसी ना किसी देश में उसको मतलब यूज़ किया होना चाहिए, ये नहीं कि खाली वीज़ा है। उनको इसमें भी संतुष्टि नहीं हो रही, तो किसी भी देश से पहले एक एंट्री स्टैंप लगानी है, फिर उस देश की एग्ज़िट स्टैंप लगानी है। मतलब एक बार आप उस वीज़े का इस्तेमाल करें और फिर बेलारूस पे आएँ तो 30 डे का वो दे देंगे। उसमें मेडिकल इंश्योरेंस बहुत स्ट्रिक्टली वो देखते हैं कि है या नहीं, तो भाई लेकर चलना। अदरवाइज़ वहाँ पर अगर एयरपोर्ट पे ख़रीदना पड़ गया तो बहुत कॉस्टली है बेलारूस के एयरपोर्ट पर, मतलब दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स पे भी। मॉस्को में कोविड के दौरान ये सब मेरे पास मैंने ले लिया है, मैं बता दूँ। लेकिन मॉस्को वाले, जब मैं इन्विटेशन लेटर ले रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था, वीज़ा टॉरस वालों ने, कि इस बार सर मेडिकल इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी चेक कर रहे हैं, वो आप लैंड जब करेंगे तो वो देखेंगे इमिग्रेशन वाले। मैंने कहा ठीक है, मैं तो वैसे भी लेकर बैठा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। मतलब वो ऑफ़र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे अगर ख़रीदना पड़ गया तो बहुत महंगा है। बहुत महंगा का मतलब 16 यूरो पर डे। अगर 30 दिन के लिए जा रहे हो तो जोड़ लो कितने हुए। तो बेलारूस वीज़ा ऐसे ही ईजी है कि आप शेंगन वीज़ा एक लें, डबल एंट्री या मल्टी एंट्री, और उसको एक बार यूज़ करें। मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ कहीं यूरोपियन कोई कंट्री में रुकें। पोलैंड चले जाएँ, पोलैंड में बॉर्डर शेयर होता है। बेलारूस और पोलैंड के बीच में बहुत अच्छे बॉर्डर है। मतलब अभी आजकल सिचुएशन कभी कभी हॉस्टाइल हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ठीक है। अगर वीज़ा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो पोलैंड जाकर एंट्री स्टैम्प लगवा लो और फिर एग्जिट स्टैम्प लगा लो, फिर बेलारूस चले जाओ। वो सबसे बेस्ट तरीका, किसी और डॉक्यूमेंट्स की कोई अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मेन काम पूरा कर दिया। क्योंकि उनको डर रहता है कि आप कहीं पोलैंड ना भाग जाएं बेलारूस से। तो उसका जब वीज़ा ही आपके पास है और एंट्री भी लगवा चुके हैं तो कोई इशू नहीं है, आराम से फिर घूमो 30 डेज। वही तो मैं करने वाला हूँ। तो अभी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है मुझे भी। बैग नहीं मैंने पैक किया है, और मैं कपड़े वपड़े भी नहीं पैक किए, उसको भी पैक करेंगे। और तो भाई अभी सोकर मैं उठा और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मुंह भी नहीं धुला है, तो अभी मुंह धुलेंगे, इसके बाद जाके थोड़ा फ्रेश होंगे और थोड़ा कुछ खाएंगे। तब तक मैं रख रहा हूँ, और अभी बहुत सारी प्रिपरेशंस बाकी हैं। बस मेरे पास एक दिन है, ये आज मेरी लास्ट रात है। और जो भी यहाँ पर नए सब व्यूवर्स हैं हमारे, वैसे सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट विद यू कि इफ़ यू आर interested in watching my travel experiences, please consider subscribing to this channel, Native Explorer. I am your host. It means a lot. तो भाई जो लोग भी आए हो नए नए, और मैं एक्चुअली अपनी ट्रैवल
जर्नी शुरू करने वाला हूँ। मेरे एक रात बची हुई है यहाँ पे, तो एक ही दिन है। नेक्स्ट डे से मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है और मेरी फ़्लाइट है। बहुत सारे अभी काम बाकी हैं, लिटरली बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे अभी कोरोना टेस्ट का भी करवाना है दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसके लिए भी मतलब इंतज़ार करना है। तो ओमिक्रॉन में कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ तो फ़्लाइट का क्या होगा, क्योंकि वो सारी फ़्लाइट सब सेट हैं, पेड हैं और रिफंडेबल नहीं हैं। होटल बुकिंग्स मैं कर चुका हूँ सारी, तो अभी देखते हैं क्या होना है। सो इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कर लो सब्सक्राइब। बस दैट्स इट, पीरियड।